विक्रम, एक बार फिर सोच लो, नैनगढ़ जाना जरूरी है क्या? नैनगढ़ में वो काला साया। कामिनी, वो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं प्रॉपर्टी के रेट्स गिराने के लिए। तुम आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की होकर ये कैसी बातें करने लगी हो? विक्रम, तुम शायद भूल गए हो, अमावस की उस काली रात में जब पापा ने उसका नाम लेना चाहा था तो देखा था ना कैसे उनकी जुबान कट कर गिर गई थी। वो खौफनाक मंजर आज भी मेरी रूह कांपा देता है। और फिर वो तुम्हारे परिवार में लगातार हो रही रहस्यमय मौतें, कोई अफवाह नहीं, हमारी जिंदगी का मनहूस सच था। कामिनी प्लीज, हमारी पुश्तैनी हवेली की जगह मुझे एक 5 स्टार होटल बनवाना है। हम जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। चलो बच्चों। विक्रम प्रताप का बचपन नैनगढ़ में ही बीता था। वो गांव के एक रुबाबदार परिवार का बेटा था। विक्रम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए नैनगढ़ से बहुत पहले ही शहर में जा बसा था। विक्रम कई सालों बाद आज अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ अपने करोड़ों के पुश्तैनी जायदाद को बेचकर उस पर एक आलीशान होटल बनवाने का प्लान लेकर नैनगढ़ जा रहा था। मम्मी, मुझे भूख लगी है। शौर्य बेटा, पीछे कुछ स्नैक्स रखे हैं, तुम लोग खा लो। और रास्ता लंबा है, थोड़ा रेस्ट ले लो। ओके मम्मी, मैं और शालिनी दीदी एक किताब पढ़कर सोएंगे। लगता है बच्चे सो गए। अच्छा है, जंगल का रास्ता है, डर भी जाते। विक्रम, हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। और हाँ, प्लीज, काम होते ही हम घर लौट आएंगे। हाँ कामिनी, प्रॉपर्टी का काम होते ही हम वहाँ से निकल आएंगे। विक्रम और कामिनी बात कर ही रहे थे कि अचानक विक्रम बच्चों को देखते हुए गाड़ी का रियर व्यू मिरर ठीक करता है और पीछे का नज़ारा देख उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि बच्चों के ठीक बीच उसकी बीवी कामिनी उसे देख मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखों से खून निकल रहा था। विक्रम अपने बगल में बैठी अपनी बीवी पे नज़र मारता है तो उसकी चीख निकल जाती है। विक्रम घबराकर जोरों की ब्रेक मारता है और पीछे पलटता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पापा, मम्मी। क्या कर रहे हो विक्रम? बच्चे गाड़ी में संभल कर चलाओ। सॉरी बेटा, वो कोई जानवर आ गया था गाड़ी के आगे। मम्मी, आपकी कहानी से नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। अपने बेटे शौर्य की बात सुनकर विक्रम और कामिनी के होश उड़ जाते हैं। विक्रम, ये शौर्य क्या बातें कर रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मम्मी, एक कंधे पर शीनादी ने सर रखा हुआ था और दूसरे पर मैंने। पता ही नहीं चला इतनी रात हो गई। विक्रम जानता था कि शौर्य किस चीज के बारे में बात कर रहा है, पर वो ये नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से कामिनी नैनगढ़ जाने से मना कर दे। बच्चों की बातें सुनकर विक्रम और कामिनी शहर गए थे, पर तभी विक्रम ने कामिनी से कहा कि शायद कोई सपना देखा हो या बच्चे मजाक कर रहे हैं। तुम दोनों बहुत शैतान हो गए हो। चुपचाप बैठ जाओ, हम जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। विक्रम को अब ये सारी बातें डराने लगी थी कि अचानक विक्रम की गाड़ी अपने आप रुक जाती है। काला घना अंधेरा, जंगल से आती बेहद डरावनी आवाजें और दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान भी नहीं था। हे भगवान, बस यही होना रह गया था। विक्रम, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी करो प्लीज। ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। विक्रम अपनी गाड़ी को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी स्टार्ट तो होती पर आगे नहीं बढ़ती। कामिनी, लगता है गाड़ी फंस गई है। तुम एक बार ड्राइविंग सीट पर आओ, मैं चेक करके थोड़ा धक्का लगा देता हूँ। विक्रम, गाड़ी से मत उतरना प्लीज। कामिनी, हम नैनगढ़ के जंगल के बीचों बीच हैं, पागल मत बनो।
यहाँ रात गुजारना खतरे से खाली नहीं है। बैठे रहने से अच्छा है मैं गाड़ी को धक्का लगाऊं। कामिनी ड्राइविंग सीट पर आती है और विक्रम गाड़ी को धक्का लगाने के लिए नीचे उतरता है। विक्रम अभी कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके साथ एक दिल दहला देने वाला वाकया होता है। विक्रम की बाईं ओर एक औरत गाड़ी को रोककर खड़ी थी। विक्रम की नज़र पड़ते ही उसकी गर्दन तेजी से घूमने लगती है। ये देखकर विक्रम डर से थरथराने लगता है। उस औरत को देखने के बाद विक्रम की आवाज़ मानो चाहते हुए भी गले से बाहर निकल नहीं पाई। वो चीखना तो चाहता था पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कामिनी विक्रम को देखने के लिए खिड़की के बाहर देखती है कि तभी अचानक वो औरत गायब हो जाती है और विक्रम पसीने में लथपथ भागकर गाड़ी में बैठ जाता है और इस बार गाड़ी चल पड़ती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? जल्दी चलो यहाँ से। कामिनी तेजी से गाड़ी चलाती है और वो लोग हवेली पहुंच जाते हैं। हवेली के नौकर मोहन काका आकर गाड़ी से सारा सामान निकालते हैं। विक्रम अभी भी सदमे में ही था। उसे पता था अगर वो उस औरत के बारे में कुछ भी बताएगा तो कामिनी एक पल भी वहां नहीं रुकेगी। विक्रम, क्या हुआ है? उतरो गाड़ी से, हम हवेली पहुंच गए। कामिनी ये कहते हुए विक्रम के हाथ पर हाथ रखती है तो उसे महसूस होता है कि विक्रम को तेज बुखार है। ये क्या, तुम्हें तो तेज बुखार है? कुछ नहीं, थकान है। तुम बच्चों को लेकर अंदर जाओ, मैं आता हूँ। कामिनी एक अंधेरे कमरे की ओर इशारा करती है। ये सुनते ही मोहन काका विक्रम की ओर देखने लगते हैं। सभी कमरों की लाइट ऑन है पर वो एक कमरे में, आपसे मैंने कहा था ना फ़ोन पे, मुझे घर का कोई भी कोना ऐसे वीरान नहीं दिखना चाहिए। कामिनी, वो बुआ जी का कमरा है, वो बंद ही रहेगा। पर विक्रम, वो सबसे बड़ा रूम है और सबसे सुंदर भी। मैंने तुमसे कहा था ना उसे साफ करवा देना। कामिनी, वो कमरा नहीं खुलता। कहा ना मैंने। हर बात पर तुम ये जिद क्यों लेकर बैठ जाती हो? विक्रम की बातें कामिनी को बहुत अजीब लगती है। वो गुस्से में अंदर जाती है। उस रात सब बहुत थक चुके थे। खाना खाकर सब अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। विक्रम, विक्रम, प्लीज पानी ला दो। प्लीज तुम ही ले आओ। एक तो इस भूतिया हवेली में ले आए, अब ये रात को 3 बजे पानी लेने भी अकेले जाओ। कामिनी डरते हुए कमरे से बाहर आती है और मोहन काका को आवाज लगाने लगती है। मोहन काका, मोहन काका। कामिनी जैसे ही आगे बढ़ती है उसे उस बंद कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगती है, मानो कोई कुछ खुशबुसा रहा हो। कामिनी डरते हुए उस कमरे के गेट पर जाकर कान लगाती है और अचानक कुछ ऐसा होता है कि कामिनी वहां खड़ी थर थर कांपने लगती है। दरवाजे के उस पार से आवाज आती है, मुझे जाने दो, मेरी शादी आपके बेटे के साथ हुई है और आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे जाने दो। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अचानक सब शांत हो जाता है। कामिनी जैसे ही वहां से जाने लगती है 2 हाथ आकर उसके पैर खींच लेते हैं। वो चीखते हुए मोहन काका को बुलाने लगती है। बचाओ, मोहन काका, मोहन काका, विक्रम, बचाओ। किसी तरह वो खुद को उन हाथों के गिरफ्त से छुड़ा लेती है। हांफते हुए जैसे ही वो कमरे के बाहर खड़ी होती है तो सामने मोहन काका सर झुकाए खड़े होते हैं। कहाँ थे आप? और ये सर झुकाए क्या खड़े हैं?
दरवाजा खोलो, मुझे मुझे अंदर से एक औरत की आवाज आई है। मोहन काका जैसे ही अपना सर ऊपर करते हैं, उनकी लाल चमकती डरावनी आंखें देख कामिनी सहम जाती है और वो कुछ करती इससे पहले ही मोहन काका विक्रम मेरा है और मैं उसे लेकर जाऊंगी। कामिनी इस भयानक मंजर को देखकर बेहोश हो जाती है। मोहन काका को एक झटका सा लगता है और वो कामिनी को ऐसे बेहोश देख जोर जोर से विक्रम को बुलाने लगते हैं। विक्रम बाबा, बहुरानी बेहोश हो गई है। कामिनी, कामिनी प्लीज बात करो। विक्रम वो तुम्हें ले जाने की बात कर रही है। वो यही है, इसी घर में है वो। कामिनी काम डाउन, तुम नींद में चल रही थी। मोहन काका ने तुम्हें पिताजी के कमरे के पास बेहोश पाया। डरावना सपना देखा होगा तुमने। ये कहकर विक्रम किसी तरह कामिनी को सुला देता है, पर शायद वो कुछ ऐसा जानता था जिससे वो अब खुद सुलझाने का फैसला करता है। विक्रम जाकर कामिनी और बच्चों के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है और खुद मोहन काका से उसके पिता के कमरे की चाबी मांगता है। विक्रम बाबा, आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको दूसरा मौका दे दिया आपने, वजह दे दी। वो शापित रूह है, वो अब आपको नहीं छोड़ेगी। काका, मैं उसका किस्सा खत्म करने आया हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विक्रम हाथ में मिट्टी का तेल लिए अंदर जाता है। विक्रम जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता है, सामने उसे रूह कपा देने वाला मंजर दिखता है। बिस्तर पर एक कंकाल रस्सियों से बंधा पड़ा था और विक्रम के अंदर घुसते ही कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। विक्रम अपने थरथराते हुए हाथों से उस कंकाल की रस्सी को खोलने जाता है ताकि वो उसे निकाल कर जला सके, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने का दृश्य बेहद खौफनाक हो जाता है। देखते ही देखते वो कंकाल एक जिंदा लड़की में बदल जाता है। तुम? हाँ विक्रम प्रताप, मैं मोहिनी, जिससे तुम्हारी शादी बचपन में ही हो गई थी, पर तुमने मुझे अपने भाई और अपने बाप का खिलौना बनाकर रख दिया और उन्होंने मुझे पूरे गांव की अय्याश मर्दों को भोग चढ़ाया। तुम खुद तो खुशहाल जिंदगी जी रहे थे ना, और ये सब करने के बाद भी तुम्हारे बाप का पेट नहीं भरा। उसने मुझे यहाँ भूखा प्यासा बांध कर मरने के लिए छोड़ दिया, पर अब तुम्हारी बारी है। मोहिनी के ऐसा कहते ही विक्रम के हाथ पैर रस्सी से अपने आप बंध जाते हैं, ठीक उस कंकाल की तरह। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, उसके शरीर के हर हिस्से में गहरे घाव होने लगते हैं जिनसे बिना रुके खून बहने लगता है। दर्द हुआ विक्रम बाबू? मुझे इससे कई ज्यादा पीड़ा महसूस हुई थी। मिट्टी का तेल पूरे कमरे में फैल जाता है और कुछ ही पलों में विक्रम आग की लपटों में जलने लगता है। अब वो आग हवेली में फैलने लगती है। विक्रम कहाँ है? नयनगढ़ छोड़कर अभी चले जाओ। जैसे ही कामिनी के कानों में ये आवाज आती है, वो अपने बच्चों को उठाने भागती है। उन्हें किसी तरह वो सुरक्षित बाहर गाड़ी में बिठाकर विक्रम को बचाने वापस हवेली के अंदर आती है। मोहन काका, ये सब क्या हो रहा है? विक्रम कहाँ है? विक्रम! कि तभी मोहन काका उसे रोक लेते हैं। बहुरानी विक्रम बाबा को मोहिनी अपने साथ ले गई है। वो अब कभी उन्हें इस दुनिया में नहीं लौटने देगी। मोहन काका कामिनी को पूरी कहानी बताते हैं। कामिनी मानो जैसे अंदर से टूट जाती है। मोहिनी के साथ
जो भी हुआ था उसके बाद उसे विक्रम और उसके परिवार से घिन आने लगती है और वो बेहद दुखी मन से नयनगढ़ से अपने बच्चों को लेकर लौट जाती है। आज भी मोहिनी नयनगढ़ में अपने खूनी खेल खेल कर अपना इंसाफ करती है और उसका खौफ आज भी नयनगढ़ के लोगों को सोने नहीं देता। क्या कभी रुकेगी ये खूनी दास्तान?